हेलो एवरीवन। तो हम लोग लेके आए हैं ब्रिज कोर्स। ये हमने आपको पहले ही शॉर्ट वीडियो में बता दिया था और आपको एल्केम सर ने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए हैं। बच्चे स्पेशली ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, हमें पता है, उन बच्चों के लिए जो अभी 10th कंप्लीट करके 11th में जाने वाले हैं, हमारे जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होने वाले होते हैं, जो हमने लाइक 9th-10th में बहुत पढ़े होते हैं, कुछ शब्द सुने होते हैं बट डिटेल में नहीं पढ़े होते, वो आपने समझ लिया है। अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम कुछ टर्म्स आपको सिखाएंगे, जिसका यूनिट का हम नाम दे रहे हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ITC। ऐसे ही हम पढ़ते हैं 11th में। जब आप आएंगे तो हम 2 स्ट्रीम में केमिस्ट्री को चलाते हैं। एक टीचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और दूसरे टीचर आपके जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री साथ में पैरेलल में चलेगी। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से हम बात करेंगे, एकदम बेसिक पे जाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है। सो व्हाट इज मैटर। अगर हम मैटर की बात करें तो वी नो दैट, हमने 9th-10th में पहले से डेफिनेशन पढ़ी, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जिसका खुद का मास हो और वो हमारे स्पेस में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस अपना खुद का उसका ऑक्यूपाई होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, आपका इवन मैं खुद एक मैटर हूँ। बॉटल, जो ग्लास बॉटल है आपका, ग्लास का रखा हुआ पानी है, मैटर है। सॉल्ट है, पेंसिल है, एनीथिंग, हम किसी भी चीज़ को कंसिडर करें जिसका खुद का मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, दैट मीन्स कि वो मैटर है। ठीक है ना बच्चा, मैटर को हमने क्लासिफाई किया है, क्योंकि हम शुरू से बात करें तो एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो 2 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का। पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है वो अलग अलग स्टेट में, अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और वो गैस हो सकता है। बच्चा, फिजिकल स्टेट की एक बेसिक डेफिनेशन में ये आता है कि अलग अलग स्टेट में केमिकल कंपोजिशन जो होता है कंपाउंड का या उस स्पीसीज का, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमने क्लासिफिकेशन किया है मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो बच्चे, हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और तीसरा आपका क्या होता है बताओ, गैस होता है। हम जब आप आगे आएंगे 11th में तो इनमें डिटेल में हम इनमें कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। आपने 9th-10th में कंपैरिजन पढ़ा है और आप ये बोलते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, सॉलिड वो होता है जिसका वॉल्यूम जो है वो आपका वॉल्यूम और शेप जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब जिस आकृति को वो ऑक्यूपाई करेगा वो उसकी चेंज नहीं होगी, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, है ना। जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम फिक्स है और ये चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ लिक्विड, बेटा, वॉल्यूम अगेन चेंज नहीं होता है। अगर आपका 1 ग्लास 100 ml पानी है तो चाहे आप ग्लास में रखिए चाहे बॉटल में रखिए, वो 100 ml ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कहाँ रखा है, लिक्विड को, है ना। लेकिन उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के फॉर्म में अपना शेप कन्वर्ट कर लेगा, बॉटल में बॉटल का, मतलब जिस भी शेप में आप रखेंगे वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं। यहाँ आपका वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, वी नो दैट। और गैस की केस की बात करें तो गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही यहाँ पे आपका इसका क्या फिक्स होता है बताओ, शेप जो है वो भी फिक्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉटल में कोई गैस को फिल करके रखें तो बॉटल का शेप लेकर रखा है और वॉल्यूम बॉटल के वॉल्यूम के बराबर है। अगर हम उसको ओपन करके रूम में स्प्रेड कर दें तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और शेप भी उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं उसी डेफिनेशन पे स्टिक करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वॉल्यूम और इसके शेप के बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर है बच्चा, जब ये सॉलिड के फॉर्म में होगा तो सॉलिड जो है वो आइस फॉर्म होती है और लिक्विड आप जानते हैं लिक्विड वाटर है और गैस जो है वो आपका वेपर्स के फॉर्म में होता है ना। तो सॉलिड आइस, लिक्विड जो है वो ग्लास वाटर पानी का और गैस, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन होगी,
इस केस में वाटर अगर है तो बच्चा वाटर के केस में आपका यहाँ पे भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो H2 होगा। पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो बेटा इसका आइस में जब होगा तब भी उसका फॉर्मूला H2 होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब भी उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2 होगा, और जब वो गैस या क्लाउड बनाएगा तब भी क्या होगा बताओ? H2 होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल स्टेट में और केमिकल स्टेट। जब हम केमिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे फिजिकल स्टेट में आपका सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हर सिचुएशन में आप ये देखोगे कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो फिक्स रहेगा, H2O, H2O, H2O। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो ये आपका सिंपल टर्म है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा देखो, सेकंड क्लासिफिकेशन की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं किसके बारे में? एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है। एटम क्या होता है? तो बच्चा एटम की ना हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1500 के टाइम से। आपने 9th-10th में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद पहले अपन एटम के बारे में समझ लेते हैं, फिर अपन थ्योरी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है ना। तो बच्चा एटम होता क्या है? तो हमने एटम को डिफाइन किया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो अपन ने मैटर पढ़ा है इससे पहले, मैटर क्या पढ़ा कि एनीथिंग जो अपना जिसका खुद का मास हो और कुछ खुद ही स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे हम क्या बोल रहे थे? मैटर। तो उस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हमने क्या बोला है? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, डिफाइन किया, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या मतलब है इसका? इसको अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमने एटम किसको डिफाइन किया है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। बच्चा ये डेफिनेशन जो है एकदम परफेक्ट नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है इस डेफिनेशन में एकदम एग्जैक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ेंगे। जैसे आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि उस थ्योरी में ये कहा जाता है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, जो एटम के अंदर होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं ना, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को धीरे धीरे क्लैरिटी होगी। तो अभी आप इतना समझो कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ठीक है, और क्या क्या खूबियां होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए? तो देखो यार, एटम के पास एक खूबी ये होती है कि ये मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल में हम बात करें तो जो बेटा ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आपको नेचर में ऑक्सीजन का एटम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा देखो ये ऑक्सीजन एटम घूम रहा है। हाँ, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? O2 एग्जिस्ट इन नेचर। ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में होती है। इसका क्या मतलब है? दो ऑक्सीजन के एटम एक साथ कंबाइन होके घूम सकते हैं, लेकिन अकेला एटम डर लगता है उसको। ऐसा कह सकते हैं? नहीं, उसकी अपनी कंडीशंस है, बट पॉइंट इज कि यहां पे ऑक्सीजन का एटम अकेला नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन। ऐसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, H2 गैस जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेला नाइट्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनके अपने फॉर्म्स है। तो पॉइंट इज कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है एटम, जो अपन डेफिनेशन एटम की दे रहे हैं। तो एटम नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो आपने कहा नहीं कर सकता, डिफाइन हो गया। कर सकता है का एग्जांपल दो। तो बच्चा जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, ऑल नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज एटम्स। आप बताओ, हीलियम जो होता है वो किस फॉर्म में? अकेला एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है,
ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हाँ ये कर रहे होते हैं बिल्कुल। तो ये बेटा ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि एटम जो होते हैं वो नेचर में अकेले एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन नॉट अ डेफिनेशन, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि ऑक्सीजन का एटम नहीं करता नेचर में एग्जिस्ट, है ना, वो O2 के फॉर्म में करता है, बट वहीं पर नोबल गैसेस के एटम नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए ना बात को? तो ये सिंपल आपकी एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। अच्छा बताओ, हमने 9th-10th में जो पढ़ा है कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जो चक्कर लगाते रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वही थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एटम जो है, एक एटम की बात करें तो एक न्यूट्रल होता है पार्ट। न्यूट्रल होने का मतलब है कि अगर उसमें प्लस माइनस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी जाके कोई एटम जो है या कोई स्पीसीज न्यूट्रल होती है। अगर प्लस ज़्यादा है माइनस कम है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और माइनस ज़्यादा है पॉजिटिव कम है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एटम जनरली जो होता है आपका, एटम की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, ठीक। और इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि बना होता है किससे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस के अंदर, जो अंदर में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो एंड न्यूक्लियस सराउंडेड होता है बाई इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सराउंड। जैसे एक रफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो ये आपका न्यूक्लियस है ना, अंदर में न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम मानते हैं। तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, तो जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं प्लस होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बाहर जो आपके, जिन्हें हम सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, जिनमें क्या होते हैं बताओ, ये आपका ऑर्बिट है और इसी को हम लोग सेल भी बोलते हैं। इनमें प्रेजेंट क्या होते हैं बताओ, तो इनमें होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ये एक एटम की एक रफ स्ट्रक्चर है जिसमें हर एटम के पास उसका खुद का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस बना होता है जनरली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों रहें। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, अभी अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल ये है कि न्यूक्लियस होता है एटम के पास सेंटर में, और बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इसके, ठीक है। तो जो बाहर का एरिया है, न्यूक्लियस सेंटर वाला हो गया, बाहर जो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम ऑर्बिटल सेल बोल रहे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऐसे कह लो कि न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उस स्पेस को या उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल सेल बोलते हैं। हालांकि आगे और भी टर्म आएंगे, ऑर्बिटल टर्म्स भी आप सुनोगे वगैरह वगैरह, ठीक है, बट सब सेल ऑर्बिटल्स इन सब की बातें करेंगे। बट अभी अगर हम बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग देंगे, जिसका हमने नाम पहले सुन रखा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी, तो बेटा वो बाहर जो सेल या ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर आपका इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको हम सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो अब हम बात करते हैं इनकी, किसकी, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। थोड़ा हमें देखो, अब एटम का आइडिया लेना है तो एटम किनसे बना है हमें उनका आइडिया होना चाहिए, तभी तो आपको एटम का आइडिया आएगा, है ना। तो अपन बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की, कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लें। जैसे हमारे पास है प्रोटॉन, बच्चा प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो पहले बात तो प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर है, ये हमें पता चल गया, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, भाई एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने क्या बोल दिया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल दिया, ठीक है ना। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। इनके अलावा इनकी जो डिस्कवरी की गई थी, यानी इन्हें किसने डिस्कवर किया था, तो वो आप रदरफोर्ड साहब को इनका क्रेडिट जाता है कि रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। देन अगेन प्रोटॉन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड वाया द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। क्या मतलब है बच्चा, हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, H एटम, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर मिलेगा और यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, माइनस कर दें इलेक्ट्रॉन, तो जो बचेगा वो केवल और केवल क्या बचेगा बताओ, प्रोटॉन बचेगा। अकेला प्रोटॉन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है केवल, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो अगर हाइड्रोजन एटम है वहां से आपको प्रोटॉन चाहिए तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, मिल गया, जो मिला वो क्या है, प्रोटॉन, जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे। तो प्रोटॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन बच्चा, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एटम के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब ने की थी, इतना पॉइंट सफिशिएंट है। अब हम थोड़ा चार्ज और मास की बात कर लेते हैं। तो बच्चा जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका आता है, इट्स अ 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम केजी। बहुत कम होता है बेटा, एटम का ही मास इतना कम है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनका मास भी क्या होगा, बहुत कम होगा। एटम और मॉलिक्यूल, या हम कहें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेटा अब तक हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, कोई माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं है जिसकी हेल्प से हम ये देख सकें कि देखो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, या लाइक ये एटम घूम रहा है, ये प्रोटॉन घूम रहा है। आप ऐसे नहीं देख सकते, है ना। तो इतना छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज या पार्टिकल्स हैं ये, कि हम इन्हें डायरेक्ट देख ही नहीं सकते। हम इन्हें देखने के लिए इनके फुटप्रिंट्स देखते हैं। लाइक वो फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, इलेक्ट्रॉन कहीं से मूव किया तो उसका रास्ता बन जाएगा कि हाँ देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। कुछ बिहेवियर के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो हम उनके फुटप्रिंट्स देखते हैं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस करते हैं। आप डायरेक्ट किसी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। फोटोग्राफ्स देखते हैं आप उसकी, डायरेक्ट नहीं देख सकते। समझ गए ना बात को। तो इसका मास, मतलब पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनका मास जो है ना वो बहुत कम होता है। कितना कम होता है, लाइक 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। आप रखते जाइए 0.0000 पॉइंट डेसिमल के बाद, और इतना मास आने वाला है, मतलब बहुत कम होता है। और बेटा जो चार्ज होता है ना प्रोटॉन पे, पहली बात तो प्लस है ना, तो चार्ज होता है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। पॉजिटिव का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्रोटॉन। इतने पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, है ना, कि आपका प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, किसके, एटम के, या हम कहें फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स जनरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनको हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ओके। इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवरी की, और मास एंड चार्ज की हम बात करें, दिस इज द मास एंड चार्ज। सिमिलर वे में हम अगर बात करें न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगेन, और ये न्यूक्लियस में नहीं होता। आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, न्यूक्लियस के बाहर 3D स्पेस में। जे थॉमसन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, उनको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी का। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब ने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन साहब ने की, ठीक। अगर हम इस पर मास की बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ये होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोटॉन का -27 था, इसका -31 है,
मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम आने वाला है, ठीक है। और चार्ज देखें तो बेटा एक तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, और होता कितना है, तो इट्स अ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखो हमने प्रोटॉन का मास लिखा था इससे पहले, बेटा प्रोटॉन का मास भी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था, इलेक्ट्रॉन का मास भी चार्ज भी आपका कितना है मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। मतलब चार्ज जो होता है, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। बोथ हैव आइडेंटिकल चार्ज अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। बेटा प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का क्या मतलब है? क्या प्रोटॉन का मास जो है वो 0 से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास 0 से कम है? इसका ये मतलब है? आंसर है नो। चार्ज का अमाउंट दोनों पे सेम है, दोनों का बिहेवियर, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट अपोजिट होता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखोगे, एक बार प्रोटॉन को रखोगे, तो चार्ज वाइज वो अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। तो चार्ज का अमाउंट तो सेम है, लेकिन बिहेवियर अपोजिट होने के लिए हम उसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को प्लस दे दिया, एक को माइनस दे दिया। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि माइनस का मतलब 0 से कम है और प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा है। अमाउंट दोनों पे सेम है। प्लस माइनस केवल और केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि दोनों का जो बिहेवियर है, जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर आता है वो एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट आता है। दैट्स वाई वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन को प्लस और प्रोटॉन को माइनस दिया जाता? जिसने दिया था, मान लो स्टार्टिंग में जिन्होंने दिया कि प्रोटॉन को प्लस दे दिया, इलेक्ट्रॉन को माइनस दे दिया, क्या स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता था कि उसको आप उल्टा कर देते? तो बिहेवियर की बात हो रही है, हमें अपोजिट देना है, कुछ भी दे सकते थे, है ना। बट यहां पे पॉइंट ये है कि जो दिया गया वो हमें याद रखना है। क्या दिया गया है? प्रोटॉन को प्लस दिया गया और इलेक्ट्रॉन को माइनस दिया गया है, ठीक है। ये प्लस माइनस केवल और केवल दो अपोजिट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं। इसका मतलब 0 से कम है, 0 से ज्यादा नहीं है। अमाउंट दोनों पे सेम है, प्लस माइनस बिहेवियर अपोजिट होने की वजह से दिया गया है। ओके, गॉट इट? ठीक, देखो यहां पे हम अगर बात करें मास की, है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे तो बेटा ये आ रहा था आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आ रहा था आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बेटा यहां से जो मास ऑफ प्रोटॉन आता है, अगर हम इसमें कंपैरिजन करें दोनों में, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1837 लगभग, है ना, 37 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? तराजू के एक पड़ले पे आप रखिए एक प्रोटॉन को, एक तरफ आप क्या रखेंगे, वेइंग मशीन पे प्रोटॉन रखिए, तो दूसरी तरफ आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे जब बराबर मास दिखेगा? तो 1837 इलेक्ट्रॉन्स आपको लगभग रखने पड़ेंगे, तब दोनों का मास क्या आएगा? बराबर आएगा। इसका मतलब यह है कि एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम हो गया, बिल्कुल। तो प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है, कितने टाइम्स? 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, किससे? एक इलेक्ट्रॉन के मास से। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन वेट में काफी कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ओके, तो ये एक कंपैरिजन है जो आपको याद रखना है ना। इसकी बेसिस पे हम आगे मास की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। देन थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स। बेटा न्यूट्रॉन्स में क्या है? न्यूट्रॉन्स जैसा कि नाम है न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज्ड, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हमें पता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन, ठीक। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है बताओ? चैडविक साहब को। तो रदरफोर्ड, थॉमसन साहब और तीसरे आगे आपके चैडविक साहब।
बच्चा अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका आता है प्रोटॉन के बराबर 1.67। बेटा यहाँ पे आपने 1 जो इससे पहले लिखा है 1.672 के आसपास लिखा है, और जो आपका प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास होता है इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान दें तो इट्स अ मास ऑफ प्रोटॉन जो आता है वो आपका आएगा कितना रहा है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम में बात कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन का मास जो आएगा वो कितना आएगा 1.676 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बच्चा इन दोनों के मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। अगर आप कहा जाए तो स्लाइटली ज्यादा है न्यूट्रॉन का किससे, प्रोटॉन से। बेटा फॉर कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें, कैलकुलेशंस जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसको हम बराबर कर देते हैं किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, क्योंकि ये लगभग बराबर तो है ही, है ना। तो कैलकुलेशन पर्पस से हम दोनों को लगभग बराबर कर देते हैं, ठीक, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमें। तो कितना लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 1.67, बस 1.6। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो कैलकुलेशन पर्पज में हम दोनों का लगभग बराबर लेते हैं। अगर हम बात करें चार्ज की, देखो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है, चार्ज 1.6 × 10⁻19 दोनों का होता है, वन इज पॉजिटिवली अनदर इज निगेटिवली, और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है। ये समरी है, ठीक है। तो आपके पास हमने एटम की बात की, तो एटम जो है वो फर्दर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। बेटा इनकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज की बात की है, मास और चार्ज की बात की है, हमें पता होना चाहिए, आगे हमें बहुत जगह आपको हेल्प मिलेगा इनके मास और चार्ज याद रखने से, कई कैलकुलेशंस में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमें पता चला कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। डन। देन इसके बाद हम बात करें कि किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखा होता है एटम। तो बच्चा ये रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो लाइक एक एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं एक्स, जैसे ऑक्सीजन के लिए ओ लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए एन लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए एच लिखते हैं, और बेटा इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में हम लोग जेड लिखते हैं और अपर में लिखेंगे हम ए। ये है रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा आपको एलिमेंट, है ना। अब इसमें एक्स जो है वो आपका सिंबल है, किसका सिंबल है, ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो ओ लिखेंगे, हाइड्रोजन का है तो एच लिखेंगे, नाइट्रोजन का एन लिखेंगे, आयरन का है तो एफ ई लिखेंगे। तो एक्स इज सिंबल। बेटा यहाँ पे जेड क्या है आप जानते हैं, जेड इज एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, और बेटा ये एटॉमिक नंबर जो है ना वो बराबर होता है नंबर ऑफ किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कई लोगों को पता है, जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो समझ लें। इसमें जो जेड होता है, जैसे आपने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है। अच्छा ऐसी बात, हाँ बिल्कुल। अगर हमने कहा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं। सही है क्या, बिल्कुल सही है। सोडियम का 11 है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर में क्या होंगे, प्रोटॉन्स। बेटा ये बराबर होता है ना, ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्या बात कर रहे हो, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होगा तो कंडीशन लगानी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम।
एटम अगर न्यूट्रल है, अभी अभी अपन ने देखा, चार्ज प्रोटॉन पर और जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो बराबर होता है, बस अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज प्लस माइनस मिलके 0, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा। तो बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि एक एटम न्यूट्रल है और उसमें 10 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। कंडीशन आपने पहले बोल दी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 50 ही प्रोटॉन होंगे। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर से हम पता कर सकते हैं कि कितने प्रोटॉन हैं, और प्रोटॉन की हेल्प से हम पता कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आसान है, हाँ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो ए होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ए जो होता है बेटा ये होता है मास नंबर, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, तो ये सम होता है किसका, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे दोनों का सम जो होगा वो कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा देखो जेड से हम प्रोटॉन निकाल लेंगे और ए से हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। ये सारी कैलकुलेशंस अपन कर सकते हैं। अभी अपन 8-10 एग्जाम्पल लेंगे इस पे, तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देख लीजिए, एक्स एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ए जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के बराबर होंगे। और ए जो है उसे मास नंबर बोलते हैं, और ये सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का। किसका सम होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। डन। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है, लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास है लाइक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर होता है इट्स अ 714, कुछ इस तरह से लिखा होता है, ऐसा लिखा है। अब इसको आपको डिकोड करना है कि नाइट्रोजन में जो आपका 7 और 14 लिखा है उसको आप डिकोड करिए, ठीक है। 7 होता है नॉट 6। अब बताओ इसमें ये 7 क्या है, सो 7 इज जेड, तो जेड की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू कितनी है, 14 है। बेटा 7 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या आपको इस पे कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस लिखा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रल है। और बच्चा न्यूट्रल है तो यही होगा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ए जो है वो 14 है, ये क्या है, इट्स अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है ये। तो अब जरा निकालिए। अब अगर हम आपसे कहें कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, सो आप कहोगे Z बराबर प्रोटॉन्स है, यानी 7 प्रोटॉन्स हैं। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो 7 ही हो जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम आपसे कहें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसको निकालना आपको सीखना होगा। कैसे बेटा, ए बराबर होता है कैपिटल ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो P प्लस N। अब देखो ए पता है, हाँ कितना आ रहा है 14, प्रोटॉन्स का नंबर हमने Z से निकाल लिया 7, तो क्या हम न्यूट्रॉन्स का नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो 14 बराबर प्रोटॉन 7 हैं, न्यूट्रॉन निकालना है, तो बेटा यहां से न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, तो 7। तो देखो आपको पता चल गया, इस एटम में हमने डिकोड कर लिया कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने हैं
इलेक्ट्रॉन। बताओ क्लियर है? सॉरी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं किसी एटम में हमें ये सिंबल दिया हो तो। देन नेक्स्ट है आपका अनदर एग्जांपल है, अगर आपके पास लिखा है सोडियम Na1123, 11 लिखा है ऊपर 23, तो ना ये तो हमें पता है कि Z की वैल्यू होगी 11। चार्ज हमने ना तो प्लस लिखा और ना ही माइनस लिखा, तो न्यूट्रल है। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे भैया, प्रोटॉन्स का नंबर Z के बराबर है जो कि 11 है, और चूंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, जो कि कितने होंगे बताओ, 11 होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया है। अब क्या पता करना है, न्यूट्रॉन्स को पता करना है। तो ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो है, मास नंबर जो है ए, बेटा ये आ रहा है कितना, 23, और इसकी वैल्यू किस किस का सम होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर 23 है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चा A23 है, और प्रोटॉन्स हमने पहले निकाल लिया है, नंबर कितना है 11। न्यूट्रॉन्स बताना है, न्यूट्रॉन्स बराबर हो जाएगा 12, तो 12 निकल आए न्यूट्रॉन्स, 11 हो गए प्रोटॉन्स और 11 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम एटम के अंदर, किसकी बात हो रही है, सोडियम एटम की। तो सोडियम एटम के अंदर 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन्स और आपके 12 क्या है बताओ, न्यूट्रॉन्स। तो हम निकाल लेंगे इस तरह से। एक दो एग्जाम्पल और लीजिए, देखिए सीखिए। अनदर एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं विच इज आयरन Fe, जिसमें 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और आपका 56 जो है वो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, तो भैया Z जो है वो कितना है, 26 है। मास नंबर A की वैल्यू कितनी है, 56 है। अब जरा निकालो, तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ नहीं होते हैं, ये बराबर होता है Z के, जो कि कितना है 26। तो प्रोटॉन्स का नंबर आ गया 26। आयरन पे ना तो हमने प्लस चार्ज लिखा और ना ही लिखा माइनस चार्ज। इसका क्या मतलब है, जितने होंगे प्रोटॉन्स उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे आपके कितना, 26। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पता चल गए हैं। अब क्या पता करना है, सुनाओ, अब हमें पता करना है न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो बेटा न्यूट्रॉन्स A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो A कितना है 56, प्रोटॉन कितना है 26, निकालना क्या है न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स बराबर कितने आ जाएंगे आपके 30 न्यूट्रॉन्स। तो क्या हम किसी एटम में अगर सिंबल दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है जी हाँ, हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है अगर आपको सिंबल दिया है तो। बच्चा अगर सिंबल नहीं दिया है, उसने जस्ट एटम कहा है कि बताओ सल्फर एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तब क्या करेंगे? तो बच्चा देखो, जो क्वेश्चंस आपके जेई में या नीट में आते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अप टू 30 एटॉमिक नंबर, मतलब जिंक तक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया नहीं जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अप टू 30 एलिमेंट स्टार्टिंग के आपको याद करने हैं कि उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर और क्या होगा मास नंबर। इतना बड़ा काम करना है, बिल्कुल। केमिस्ट्री सीखनी है तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी हमें, तब आगे की केमिस्ट्री हमें थोड़ी आसान लगेगी।
तो जिन लोगों ने अभी 9-10 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, जिन्होंने याद नहीं किया है वो अप टू 30 तक ये होमवर्क रहेगा आपका कि आप 30 एलिमेंट हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपको उनके सिंबल, एलिमेंट का नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर याद करना है। किसमें कितना कितना आ रहा है वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद कर लेंगे। चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके साथ अपन लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फॉस्फोरस। बेटा फॉस्फोरस जो है वो 15 होता है और 31 होता है। जरा निकालें फटाफट, आप बताएं कितने कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आने वाले हैं। फटाफट आंसर निकालें और फिर मैच कराएं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर मैच कराइए, हम आंसर निकाल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है। हमेशा जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि बराबर है कितने, 15 के। तो 15 तो हो गया प्रोटॉन, चूंकि एटम के अंदर ना तो प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है, और जब प्लस माइनस चार्ज नहीं है इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे किसके, बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। भैया प्रोटॉन 15 हैं और इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, तो कितने होंगे, 15 ही हो जाएंगे आपके क्या, इलेक्ट्रॉन। 15 प्रोटॉन निकल गए और 15 ही निकला है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो भैया हमें A पता है कितना है, 31, जो कि सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो 31, इसमें प्रोटॉन है 15, न्यूट्रॉन का नंबर बता दो। न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 16। न्यूट्रॉन आ गए 16, इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 एंड प्रोटॉन्स हैं अगेन 15 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और आपका 16 क्या है बताओ, न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से आपको इनको कैलकुलेट करना है। आप जो है कुछ एटम्स 1 to 30 तक एलिमेंट्स लें। आप क्वेश्चन में लिखें कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक नंबर 10 to 20 एलिमेंट्स। अब हम यहां सिंबल तो लिखे ही नहीं, आपको भी सर आपने सिंबल तो दिए नहीं 10 से 20 तक के। आप पूछ रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल से देखना है, उनको याद करना है और फिर हर एक के कैलकुलेट करना है कि किस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स का आपको कैलकुलेट करना है। आयंस में कैसे निकालते हैं वो हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, अगली क्लास का ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आएंगे। बहुत सिंपल है, आपको हमने 4 से 5 एग्जाम्पल कराए हैं। उन एग्जाम्पल्स को आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और एग्जाम्पल्स लेके इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है बच्चा। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपलेस्ट पार्ट अपन कवर कर रहे हैं। ये चीजें हमने मोस्ट प्रॉब्ली 9-10 में पढ़ चुके हैं, पढ़ के ही आए हैं, है ना। तो उन्हीं चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम आगे करेंगे जो कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी, जो आपने 9-10 में नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। तो इसको करिए, है ना। बाकी अपन अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आयंस के साथ कि आयंस में कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम निकालते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।